नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसीए प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने शुरू की है एक स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर हम आपको करवाते हैं हर वीडियो के अंदर 40 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए होते हैं। इस वीडियो से पहले हम आपको करवा चुके हैं एनसीएफ के 192 क्वेश्चन, 101 क्वेश्चन तो पहले पेपर के, 91 क्वेश्चन पेपर 2 के। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पेपर 1 या पेपर 2 जिन्होंने अकेले ये सिंगल पेपर भर रखा है, या तो पेपर 2 या पेपर 1, वो स्किप कर देते हैं कि अच्छा ये तो पेपर 2 का है, ये मेरे में कहाँ आएगा। तो मैं बता देता हूँ, सीडीपी का आपका कोर्स सेम रहता है, तो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेपर 2 में आया है या पेपर 1 में आया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसके अंदर हम करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन को कवर, जो कि आपका होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में अगर आप देखेंगे, जो प्योरली जो समावेशी शिक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो है आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे पेपर 1 में। और लेकिन इसके मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया था इसको, जब मैं आपका एनालिसिस कर रहा था। जेंडर भी इसी का पार्ट होता है, डिसेबिलिटी भी इसी का पार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख पाएंगे। तो आज का जो हम कवर करने जा रहे हैं ना, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के 30 क्वेश्चन तो ये होंगे और 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जेंडर के। तो इस तरह से आपके आज के 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरह से आप पेपर 2 का भी देख सकते हैं, पेपर 2 के अंदर भी किस तरह से है। आपका यही है समावेशी शिक्षा, फिर आपका 30 नंबर का आया है, आपका जो जेंडर है वो 17 नंबर का आया है, और डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आया 18 नंबर के। ठीक है, डिसेबिलिटी कौन सी, वो जो डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर ये है भैया, मैसेज कर देना 8076392717, जहाँ पे आपको 15 डेज क्रैश कोर्स करवाया जाएगा सीटेट का। अब एक और चीज़ बताता हूँ, पहले हमने अपने बच्चों को क्रैश कोर्स ही करवाया सीटेट का। अब वहाँ से जब ये चीज़ आई कि सर अब कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन करवा दो, उसके बाद में ही ये टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ मैं। तो अगर खाली इस टेस्ट सीरीज को देख रहे हो तो कोई इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, पहले क्रैश कोर्स देखना। क्रैश कोर्स की वीडियो देखने के बाद आप ये टेस्ट सीरीज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो फ्री वाला क्रैश कोर्स है ये आपको मिल जाएगा, साथ ही आपको 10 पेजेस के ईवीएस के नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा हो सकता है एक आध दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, क्योंकि मैसेज बहुत आते हैं, उनका रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये धैर्य बनाए रखना। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। कह रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, ये समावेशी शिक्षा है क्या, आपको ये समझना पड़ेगा। तो भैया जब डाइवर्सिटी, जब आप किसी भी क्लास के अंदर समझ लेना, एक जो ये बेसिक चीज़ बताऊंगा ना, यही आपका आगे जाके मेन चीज़ बनेगा। अगर आपने क्रैश कोर्स देखा है तो आपको ये पता होगा, अगर आपने नहीं देखा है तब भी बता रहा हूँ कि आप जैसे ही आपकी जो क्लासरूम होती है, ये कक्षा के अंदर, चाहे वो जैसे आपका केवीज होते हैं, केवीज में कोई बच्चा नॉर्थ से होगा, कोई बच्चा साउथ से होगा, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई असमीज होगा, मतलब अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग जात से आते हैं, अलग अलग धर्म के बच्चे आते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं। तो किसी भी तरह के बच्चे को आप स्कूल में आने से मना नहीं कर सकते कि इसको तो आप स्पेशल स्कूल भेजिए या ये सारी चीज़ें करिए, वो हमारे लिए नेगेटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ क्या है हमारे लिए? पॉजिटिव चीज़ ये है कि हर बच्चे को एक साथ बैठ के पढ़ाया जाए। हाँ, उसके लेवल की जो आप हेल्प कर सकते हो वो आप हेल्प करेंगे, ठीक है, लेकिन उन बच्चों को कभी अलग थलग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखते हैं। पहला कहता है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। बिल्कुल सही बात है, हमको तो अच्छा लगता है कि जितनी ज़्यादा अलग अलग जगह से बच्चे आएंगे उतना अच्छा होता है हमारा स्कूल, ठीक है, या हमारी क्लास। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर, और जिसके अंदर मैंने कहा था कि मान लो मुझे बच्चे को बिहू के बारे में बताना है, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में तो बिहू को नहीं मनाया जाता, लेकिन अगर आपकी क्लास में कोई असमीज बच्चा है तो वो अगर बिहू के बारे में बताएगा तो वो बहुत अच्छी तरह से बता सकता है, और उसके जो नॉलेज होगी वो बहुत प्रैक्टिकल होगी और बहुत जेन्युइन नॉलेज होगी। किताबी भाषा में नहीं बताएगा वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो अपनी भाषा में बताएगा, जिससे उसके दोस्तों को जानने में मदद मिलेगी। कह रहे हैं कि दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। ये इसका ये मतलब है कि आप टेस्ट वगैरह लो, तो ऐसा नहीं होता भैया, टेस्ट वगैरह हमें नहीं लेने इंक्लूसिव एजुकेशन में। अब एक चीज़ और बताता हूँ, देखो दिल्ली के अंदर एक स्कूल है आरपीवीवी, अगर आपको पता हो, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, एक गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन यहाँ पे दाखिला होता है। ठीक है, ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये जो लागू हुआ है ये आरटीई से लागू हुआ है। ठीक है, आपका आरटीई 2008 आपका जब आरटीई 2009 जब आपका लागू हो गया है जिस साल से, उस साल से फिर ये भी लागू हो गई है ये इंक्लूसिव एजुकेशन पूरी तरह,
कि आप कहीं पे भी टेस्ट नहीं ले सकते। तो ये 2 स्कूल है, एक तो आरपीवीवी, एक जेएनवी, ठीक है। इनके ऊपर उसी साल केस हो गया था कि तुम क्यों लेते हो ये टेस्ट, क्यों लेते हो तुम, ठीक है। तो वहाँ इन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए हमने तो ये कुछ स्पेशल स्कूल बना रखे हैं, ये नॉर्मल स्कूल की कैटेगरी में नहीं है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन की कैटेगरी में नहीं है, ये स्पेशल स्कूल है, इसलिए इनको कह दिया है कि हाँ भाई आप टेस्ट ले सकते हो, वरना 1 साल तक इन स्कूलों में एडमिशन नहीं हुए थे, ठीक है। 2011 की बात है, 2011 वाला जो बैच था ना, क्योंकि जैसे ही 2010 में ये लागू हुई उस साल तो हो गया था, लेकिन उसके बाद में जब बीच में किसी ने केस कर दिया उसके बाद में इनके ऊपर दिक्कत आ गई थी। अब होता क्या है, आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो आपके अलग अलग स्कूल होते हैं, जैसे कि बॉयज़ का अलग स्कूल हो जाता है, या गर्ल्स का अलग स्कूल हो जाता है, तो ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन के खिलाफ होते हैं, ये चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तथ्यों की शिक्षा का मतोरोपण करने के संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का मतलब बस यही है कि आप हर बच्चे को स्कूल में लाने के लिए, मतलब स्कूल में आएगा बच्चा तो उसको मना नहीं करना आपको, ठीक है। तो इसका आंसर 1 है। अब अगले पे आते हैं भाई, देखिए कह रहे हैं कि जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। समझ लो कुछ कोई कैसा ही बच्चा हो, शिक्षक को क्या करना चाहिए, ना तो भैया उसकी कोई प्रवेश परीक्षा लेनी है, मैंने आपको बता दिया था, ना उसे ये कहना है कि विशेष स्कूल में भेज दो, ना उसे अलग रखना है। तो हमारा तीसरा ही ऑप्शन रह गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा, इतना बड़ी बात नहीं है इसके अंदर कोई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अब देखो इसके लिए जो तरीका हमारे गवर्नमेंट ने भी कर रखा है वही वो है कि अगर कोई बच्चा जो 6 से 14 साल का बच्चा, ये जो चाइल्ड लेबर एक्ट होता है यही तो है कि पेरेंट्स स्कूल में नहीं भेजते और बच्चों से काम करवाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक दंड दे दो उनको कि आप स्कूल में भेजो बच्चों को, और यही आपका मतलब कि पेरेंट्स को देंगे आप, ये बच्चों को कोई दंड नहीं देंगे। बच्चों के लिए तो गलत चीज़ है, ठीक है, दंड देना, लेकिन पेरेंट्स के लिए आप एक कानून बना दो, जो कि एक्चुअली बना भी रखा है इंडिया के अंदर। तो ये ऑप्शन इसका होगा। देखो बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देंगे, ऐसा नहीं है, हमने बताया है आप ये सब चीज़, ये लालच पालच ये बच्चों को नहीं देंगे, आया समझ में। तो ये चीज़ गलत है। आवासीय स्कूल खोलना कोई वो बात नहीं है कि ये बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं आ रहा तो इसको हम स्कूल में ही रख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ भी गलत है। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए। अगर बच्चे को स्कूल में नहीं आने दिया जा रहा तो उसको कानूनी दंड बनाओ पेरेंट्स के लिए, बिल्कुल सही बात है, ये सही है हमारा, ठीक है। ये चौथा कह रहे हैं कि विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। मतलब देख लो कैसे कैसे ऑप्शन आ जाते हैं इसके अंदर, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है भाई वो चीज़ जो इसके अंदर जो बताया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कहने कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय क्या करना है। देखो विद्यार्थियों बहिष्करण, पहली बात तो बच्चों का बहिष्कार कभी करना ही नहीं है, समझ में आया, ठीक है। अन्य शिक्षकों का समावेशन, अन्य शिक्षकों का थोड़ी करोगे आप, पोर्टफोलियो आपको बनाना है तो आप बच्चों से ना पूछ के आप किसी और टीचरों से पूछ रहे हो, तो ये तो गलत चीज़ है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों का समावेशन, बिल्कुल सही बात है, आप इंक्लूजन करोगे, आप स्टूडेंट्स का करोगे। चौथा ऑप्शन है इंक्लूजन ऑफ पेरेंट्स, गलत है कि आपको क्या बच्चों को पढ़ाना है, पोर्टफोलियो में क्या सारी चीज़ें करनी है, तो आप उनके पेरेंट्स से पूछोगे क्या, आप बच्चे से पूछोगे। हमारी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, ना कि पेरेंट सेंटर्ड अप्रोच है, समझ में आया। नेक्स्ट भाई चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि सफल समावेशन के लिए आवश्यकता होती है, सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग। इनमें से सारी चीज़ें होती हैं लेकिन एक चीज़ की नहीं होती, कैपेसिटी बिल्डिंग। हाँ कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर की भी होनी चाहिए, बच्चे की भी होनी चाहिए। सेंसिटाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, हमारी तो फिलहाल एक ट्रेनिंग भी हुई थी केवी के अंदर, सेंसिटाइजेशन टुवार्ड्स प्री प्राइमरी स्कूल, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए नर्सरी भी आने वाली है स्कूल के अंदर, ठीक है। तो प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग भी हो रही है स्कूलों में। केवी के अंदर अगले साल से एनटीटी वाले टीचर भी लग पाएंगे, आपको पता होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। अगले साल से आ जाएगी केवी के अंदर भी नर्सरी टीचर, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कह दिया। तो संवेदनशील रहना है हमें बच्चों के लिए।
तीसरा है पृथक्करण, अलग करना, सेग्रीगेट करना, बच्चों को पृथक करना, ये सारी चीजें नेगेटिव वर्ड होते हैं, ये हमारे लिए गलत है। अभिभावकों की भागीदारी, ये भी ठीक है, ठीक है, हमें बच्चे को अलग नहीं करना, हम बच्चे की इन्वॉल्वमेंट के लिए अभिभावकों से बात कर सकते हैं कि ये इसको और कैसे हम बेहतर बनाएं, लेकिन हम कभी बच्चे को अलग नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय एन इंक्लूसिव स्कूल is committed to improve the learning outcomes of all student irrespective to their capability। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई बच्चा मेरी क्लास में कमज़ोर है या कोई बच्चा मेरी क्लास में ज़्यादा होशियार है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे को हर बच्चे को इम्प्रूव करवाना है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो उसको और अच्छा बनाना है, कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको अच्छा बनाना है। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं नहीं किसी ये तो पढ़ेगा ही नहीं और इसको ना पढ़ाऊँ और किसी 5-7 बच्चों को अपने लेके बैठा रहूँ, उन्हीं को पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, अंतर तो कभी करता ही नहीं है समावेशी स्कूल, समझ लो, ना तो ये कभी किसी बच्चे को अलग करता, ना कभी ये अंतर करता। विशेष रूप के योग्य शिक्षार्थियों के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, बताया ना कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं बस उसी को थोड़ी पढ़ाएंगे, हम सबको पढ़ाएंगे। शिक्षा की निर्योग्यता के अनुसार सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है ना, ऐसा भी ये भी नहीं है, ठीक है, कि आप किसी की लर्निंग को डिसाइड नहीं कर सकते आप कभी, ठीक है, कि इसको तो इतना ही पढ़ाएंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, मतलब समावेशी स्कूल का मतलब ही नहीं है वो चीज़ तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित है। समझना आप एक चीज़ को, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। उनको ये कहना कि जिनके पास में व्हील चेयर है उनको ये कहना कि तुम एक काम करो, तुम है ना दूसरे बच्चों से हेल्प ले लो। अरे भैया, उनको दूसरे के ऊपर क्यों? हम स्कूल में तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आए हैं ना बच्चों को, ना कि डिपेंडेंट बनाने के लिए बच्चों को, कि नहीं तुम तो खुद चल ही नहीं सकते। तो फर्क क्या रह जाएगा स्कूल में और बाहर में, ठीक है। हमको तो उनको यही करना है कि तुम खुद का काम खुद कर सकते हो, समझ रहे हो, हमें उनको उस लिए मोटिवेट करना है। नेक्स्ट है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मतलब कि उनको कह दिया कि तुम बाहर जाओ ही मत, तुम अपना क्लास में बैठे रहो और बच्चे बाहर चले जाएंगे, ये चीज़ भी गलत है। और यहाँ देखो बोलने का तरीका क्या है, पहिया कुर्सी वाले बच्चे, व्हील चेयर वाले बच्चे, ठीक है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे, देखो ये बोलने का तरीका, ये तो होता ही नहीं है कभी टीचर का। मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही बात है, ये मेरे को सबसे सही लगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बच्चों का नाम भी लिया है और बच्चे को ये मोटिवेट किया है कि बेटा तू खुद काम करना, क्या दिक्कत है तुझे, ठीक है। इतना आप जरूर कर सकते हो कि अगर मान ले तेरे को अगर कुछ हुआ या तू कभी कहीं गिरा तो तेरे को हम सपोर्ट देने के लिए हैं। समझ लो, एक बच्चे को कभी भी किसी बच्चे के लिए आप दया नहीं दिखाओगे, अगर कोई भी बच्चा है कि आप उस दया भाव नहीं दिखाओगे, उस बच्चे को मोटिवेशन दोगे कि बेटा तू ट्राई कर, ठीक है। वो हम बिना हेल्प के कर सकते हैं, ठीक है, तू ट्राई तो कर, अगर तेरे से कोई गलती होती है तो फिर हम तेरे लिए पीछे खड़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही टीचर का काम होता है कि उसको इंडिपेंडेंट बनाओ, तो यही है हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। चौथा ऑप्शन गलत है, इसके अंदर पोलियोग्रस्त बच्चे कह दिया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? मतलब हमारी क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करेंगे और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाएंगे, यही ऑप्शन सही है। हमने बताया था बाल केंद्रित हमारे लिए हो गया और शिक्षार्थियों को हम सेंटर में रख के और उनको अवसर और उपलब्ध करवा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नता को समाप्त करने के लिए हर संभव, भैया ये तो आप भिन्नता को कभी समाप्त कर ही नहीं सकते ना। एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग है, दूसरे का अलग है, आप दूसरे बच्चे का लर्निंग स्टाइल थोड़ी बदल दोगे,
समझ रहे हो। मैंने कई टीचर ऐसे देखे हैं, मान लो मेरी क्लास में कोई बच्चा उल्टे हाथ से लिख रहा है तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, नहीं तू सीधे हाथ से लिख, सीधे हाथ से लिख। अरे भैया हर बच्चे का काम करने का तरीका अलग है, जिस उसमें वो कंफर्टेबल है तो उससे उसको करने दो, क्या दिक्कत है। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, गलत है ये। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्य चर्चा का अनुगमन करना, ऐसा भी गलत है। ठीक है, सभी स्तर के, देखो हम बच्चे को समान जरूर मानेंगे, लेकिन हमारे जो उनके लिए हम ये चाहेंगे हर बच्चा हमारे लिए इम्प्रूव करे। लेकिन मान लो कोई 80 नंबर लेता है कोई बच्चा, तो उसके लिए हमने 90 कह दिया। कोई बच्चा 50 लेता है, हम कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, 60-70 भी आ जाए, इसके कोई वो नहीं है। लेकिन इस बच्चे के लिए, जो 50 वाले बच्चे के लिए हमने ये कहा नहीं है तो 90 लेके ही आएगा इसमें। तो आप कैसे कह सकते हो ये चीज़ें। अब हो सकता है आप ये कह रहे हो कि मैं इन दोनों बच्चों के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, पर आपको क्या पता कि ये बच्चा किसी और चीज़ में अच्छा हो। ठीक है, आपको क्या पता ये खेल में ज़्यादा अच्छा हो और जो ये वाला बच्चा ये खेल में उतना अच्छा ना हो। ठीक है, तो आप हर बच्चे को एक समान कभी ला ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। कहने कि विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ठीक है, मेकिंग सब्टल प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है। मतलब मान लो आपकी स्कूल में कोई बच्चा ऐसा है जो पैर चल नहीं सकता, तो उसके लिए आपने रैंप बनवा दिया। रैंप होता है जिसके अंदर सीढ़ियाँ नहीं होती और जिसके अंदर केवल ऐसे खड़ा रहता है, जिसके अंदर आराम से वो उतर जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका वो व्हील चेयर से भी उतर सकता है, इस तरह से। ठीक है, आपने लिफ्ट लगवा दी उसके आने जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें तो सही हैं। कई स्कूलों के अंदर, हमारे स्कूल में भी अगर हम बताएं तो रैंप है इसी तरह से बच्चों के लिए। हालांकि हमारे स्कूल में कोई इस तरह का बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी रैंप है और साथ में आपके लिए एक व्हील चेयर भी है। ठीक है, कि कभी कोई आ गया तो उसको हम वहाँ से वो चीज़ें दे देंगे। इसी तरह से बच्चों के लिए स्कूलों के अंदर ब्रेल की बुक्स रखी होती हैं, तो वो चीज़ें सही हैं, आप वो प्रावधान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल निर्योग्यता छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, केवल उनकी हो जाए, नहीं ऐसा थोड़ी है। हम अपने बच्चों के लिए भी काम करते हैं। अपने बच्चों के लिए हमने सीढ़ियाँ नहीं लगवा रखी है ऊपर जाने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि उनके लिए तो रैंप बनवा दिया और उनकी सीढ़ियाँ हटा दी, उनकी सीढ़ियाँ हटा के हमने उनके लिए रैंप बनवा दिया। ऐसा थोड़ी है कि वो बच्चे रस्सी से ऊपर चढ़ रहे हैं, उनके लिए भी तो सीढ़ियाँ बनवाई हुई हैं हमने, जो बच्चे सही तरह से चल सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्यता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, वही बताया ना मैंने कि आपके पास में जगह तो है ही नहीं, आपने बस रैंप बनवा दिया है, या आपने बस क्लास में ब्रेल वाली बुक ले दी है और दूसरी बुक दे ही नहीं रहे आप। ऐसा भी नहीं होता। हम हर बच्चे को, कोई बच्चे ब्रेल वाली बुक में से पढ़ेंगे जो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कोई बच्चे जो देख सकते हैं वो सिंपल बुक में से पढ़ेंगे। तो ऐसा थोड़ी है, उनकी कीमत पर थोड़ी करवाते हैं हम कुछ भी कभी भी। ठीक है, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, गलत है ये चीज़, तो ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमताओं में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप कहेंगे उनको कि भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप करो काम। ठीक है, हम आपके साथ में, आप उनको विश्वास करोगे, समझ रहे हो आप उनकी कि हाँ भैया अगर तेरे कम नंबर आ रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है, तू इससे अच्छा कर सकता है, तो आप उनको कहोगे ये चीज़ें। ठीक है, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को अन्य बच्चों की प्राय तुलना करते रहना, गलत है ये चीज़ भी, कि मैं अपने लिए दोनों बच्चों में डिफरेंस कर रहा हूँ और उनकी कंपेयर कर रहा हूँ उनमें कि देख तो वो तो इतना अच्छा हो गया, तू ऐसा नहीं हुआ। इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, समझ रहे हो। अब देखो पहले वाली चीज़ में और दूसरे वाली चीज़ में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि यहाँ तो आपने कह दिया कि भैया मैं तेरे को चाहता हूँ, मेरे को नहीं सुनना, बस तू 90 नंबर लेके आ। ठीक है, और यहाँ वही बात इस तरह से कहना कि बेटा मेरे को पता है तू 90 नंबर लेके आ सकता है। ठीक है, मेरे को विश्वास है तुझ में, आया समझ में। तो ये दोनों बातें जो कहने में जो डिफरेंस आया ना, वही इन ऑप्शन के अंदर डिफरेंस है,
समझ रहे हो, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। सभी के लिए विद्यालय, सभी की शिक्षा कौन सी है? इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, ठीक है, और बाकी कोई भी नहीं है। नेक्स्ट पे चलो भाई। फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। मतलब किसी भी बच्चे को अलग अलग नहीं करना है आपको। ये कौन सी है? ये हमारी समावेशी शिक्षा है। अगर अलग अलग कर देंगे तो वो हमारी विशेष शिक्षा होती है, स्पेशल एजुकेशन होती है वो हमारी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अनुरूप बदलना है। तो पहली बात तो ये देखो, हमारी कौन सी चीज़ होती है? चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि हमारी सारी चीज़ें चाइल्ड के आसपास घूमती रहेंगी। तो दूसरे में तो चाइल्ड ही आएगा 100%, कि हमें बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो अब जो ये चाइल्ड आया है, वी शुड चेंज डैश टू फिट द चाइल्ड, तो यही चाइल्ड तो हमारा ऑप्शन सेकंड में ही है, बाकी सारी हमारे गलत हैं। पहला वाला अगर मैं पहला पुट करके देखता हूं तो पहले का मतलब ये निकल रहा है कि हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है। ऐसा नहीं होता, हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। आगे समझ में? जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो आपकी क्लास के अंदर कोई बच्चा आ गया है, ठीक है, तो आप या स्कूल में कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो पहले जो चल नहीं सकता था, लेकिन अब आ गया है, तो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी उसके लिए हो सकता है अलग टॉयलेट भी बनवाना पड़े आपको, उसके लिए आपको अलग से रैम्प भी बनवाना पड़े अगर आपके स्कूल में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तो आपको व्यवस्था बदलनी पड़ेगी बच्चे के अनुरूप, क्योंकि हमारी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है ना भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई पढ़ो, कैन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है? इनमें से आपको क्या लगता है समावेशन किस में कहा गया है? यह विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है, हम तो ये मानते हैं हर बच्चा सब कुछ सीख सकता है। यह दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है कि हर बच्चे को आप हर स्कूल के अंदर ले सकते हो, आपको कभी किसी बच्चे को किसी स्कूल में आने से मना नहीं करना है, यही है हमारे लिए, ठीक है। यह दर्शन है कि बच्चे ईश्वर का विशेष उपहार है। गलत है भाई ये चीज़, मतलब मैं ये नहीं कह रहा उपहार होते हैं, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है ये चीज़, ठीक है। ये मेरा पर्सनल मानना है, ये कोई फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल बातें नहीं बता रहा मैं, ठीक है, कि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और वो होते हैं सच में गिफ्ट होते हैं, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। ये भी गलत है वही चीज़, अलग अलग क्यों कर रहे हो बच्चे को? आप पढ़ाओ ना उनको उसी हिसाब से। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है थोड़ा सा कट गया ये इधर से, पर कोई नहीं। वंचित वर्ग यानी जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड होते हैं, पहले भी हुआ इस बारे में जिक्र कि पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए, शिक्षक को उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें क्लास में होने वाली या कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल सही बात है, मतलब उनको इन्वॉल्व करे क्लास के अंदर कि आ जाओ तुम भी बात करो, तुम भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, ये सही है। अलग बिठाए गलत चीज़ है, उन पर ध्यान न दे गलत चीज़ है, ठीक है। उनसे बहुत सा लिखित कार्य दे, नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनको करवाए ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाए उनसे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, मान लो कोई बच्चा है जो पार्शियली देख सकता है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ऐसा नहीं है, उसे अलग स्थान में डालेंगे, बिल्कुल गलत है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विशेष प्रावधान आपको करने पड़ेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आपको विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे। आपको उसके लिए ऑडियो विजुअल एड्स आप लेके आ सकते हो, आप उसके लिए ब्रेल की बुक्स लेके आ सकते हो, ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है। बिना किसी विशेष प्रावधान ये गलत चीज़ है भाई, ठीक है, कि नहीं तू तो ऐसे ही पढ़ी नहीं के सामने, वो बेचारे बच्चे को कुछ दिख नहीं रहा, आप बस बोर्ड पे काम करवा रहे हो, उसको कह रहे हो कि ये किताब ले ले, वो जब किताब पढ़ ही नहीं सकता तो फ़ायदा क्या है? आप उसके लिए ब्रेल वाली बुक से लेके आओगे ना भाई, तो गलत है वो चीज़, ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरी चीज़ है हमारा, तीसरा ऑप्शन हमारे लिए सही था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करना, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, अगर इंक्लूजन करा जाए इनका, तो आपके हिसाब से ये क्या चीज़ है? पहला कह रहे हैं विद्यालय
का पर भार बढ़ा देगा, ऐसा नहीं होता। हमारे कोई भी बच्चा, हमारा ना तो सोसाइटी पे भार होता है, ना अपने पेरेंट्स पे भार होता है, ना ही वो स्कूल पे हो सकता है। समझ लो इस चीज़ को। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन करने की अपेक्षा रखता है। सही बात है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये उस चीज़ के ऊपर चोट है जो ये सोचते हैं कि अगर मान लो कोई बच्चा देख नहीं सकता तो वो अच्छा पढ़ नहीं सकता। ठीक है भैया, आपके सामने स्टीफन हॉकिंग्स का एग्जाम्पल है। उनको जब वो पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए, वो साइंटिस्ट बन चुके थे हालांकि, लेकिन उसके बाद जब वो व्हील चेयर पर आए तो उन्होंने और बेहतर कार्य किया था उसके बाद में, जब उनको एक बीमारी थी। ठीक है, तो आप जब ये देखेंगे ना तो ऐसा थोड़ी होता है कि उनके हिसाब से तो उनको खत्म हो जाना चाहिए था उसी टाइम पे जिस टाइम पे वो व्हील चेयर पे आए, लेकिन उन्होंने आगे तक काम किया ना, और अच्छे तरह से काम किया। तो ऐसा नहीं होता, आप उनको कभी भी हिसाब से नहीं देखेंगे, आपको ये बदलनी पड़ेगी अपनी सोच। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। एक काल्पनिक लक्ष्य है, काल्पनिक तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारी सोच सही हो गई तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। जिनमें अक्षमता ना हो, ठीक है, जिनमें क्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। गलत है ये चीज़। ठीक है, ये हानिकारक किसी चीज़ के लिए नहीं है, किसी भी बंदे के लिए नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि सुनने में असमर्थ बच्चा, फिर वही वाली चीज़ आ गई, देखने में हो सुनने में हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराया जाए। इसका आंसर यही है, पहला ही इसका आंसर है, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, सारे गलत होंगे। नियमित विद्यालय में कभी समान प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, गलत है ये चीज़। ठीक है, बच्चे को नहीं ही भेजना चाहिए, ठीक है, विद्यालय में ही भेजना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ठीक है, कि गलत है ये चीज़ भी। ठीक है, केवल अकादमिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। गलत है ये चीज़, उसको नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा दो ना। अच्छा, इसका कारण क्या है, एक बात बताओ ना। कुछ लोग ये कहेंगे कि उसे हम नॉर्मल शिक्षा में क्यों दें। हालांकि क्रैश कोर्स के अंदर मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा करता हूँ कि मान लो एक बच्चा स्पेशल बच्चा है। ठीक है, उसको आप स्पेशल स्कूल में करवाते हो, मतलब उस बच्चे को केवल आप जो बच्चे देख नहीं सकते उन बच्चों के साथ पढ़ा रहे हो आप स्टार्टिंग में। तो हो सकता है आपने एजुकेशन दे दी उसको, हो सकता है वो बच्चा साइंस पढ़ना सीख गया, मैथ्स पढ़ना सीख गया, लेकिन हमें जो बच्चे को बनाना है, बच्चे को बनाना है सोसाइटी के लिए। ठीक है, वो आगे अपनी लाइफ जी पाए। तो जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकला तो भैया उसको कैसे ख़त्म कर दोगे आप, ये बताओ ना। मतलब कि क्या सारी लाइफ भर उसको वही लोग दिखते रहेंगे जो देख नहीं सकते? नहीं ना। और हो सकता है वो अगर पहली क्लास में आप उसको और बच्चों के साथ डालते तो वो उसमें एडजस्ट कर पाता, लेकिन जब वो बड़ा हो गया ना, जब वो 12वीं पास कर ली कहीं पे उसने, तो वो फिर एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक वो उस माहौल में एडजस्ट हो चुका है जहाँ सभी लोग ऐसे थे जो देख नहीं पाते। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग उसको उन तरह का भी सामना करना पड़ सकता है कि कुछ लोग उसको समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो वो जो रियल लाइफ जो सोसाइटी होती है वो वहाँ पे वो स्पेशल स्कूल में नहीं सीख सकता वो सारी चीज़ें कभी भी, जो रियल स्कूल में सीख पाएगा कि कैसा लोगों का बिहेवियर होता है और कैसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कहने की सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है। बिल्कुल सही बात है, उनको महत्व देता है, उनकी भाषा को महत्व देता है, उनके संस्कृति को महत्व देता है, यही हमें जरूरी है। ठीक है, हतोत्साहित करता है, ये गलत बात है। वर्गीकृत करता है, कैटेगरी में डालता है कि नहीं तू तो वहाँ है, मतलब अलग अलग करता है। कैटेगरी का मतलब यही होता है। ठीक है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। भैया अच्छा व्यवहार तो वो बेचारे सीख के आए हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए देखिए, 2019 जुलाई में आया था क्वेश्चन, सिंपल है ये तो, आप बहुत आसानी से, मैंने बताया भी था। आरटीई जो राइट टू एजुकेशन है 2009 के अंतर्गत आपका इंक्लूसिव एजुकेशन ही करवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करें, समावेशी शिक्षा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ रहे हो कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट पे कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए। गलत है, कभी कभी तैयार करना नहीं, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशिक शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ये बताओ भाई आप। हाँ, समझना ये किस पर आधारित है, व्यवहारवादियों पर नहीं है। अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूतिक अभिवृत्ति पर नहीं। देखो, ये है हमारी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर। देखो, एक आपने पढ़ी है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जिसके ऊपर आपने देखा कि एनसीएफ हमारा पूरी की पूरी उसी पर आधारित है। अब अगर मैं बात करता हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो ये हमारा मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। यही हमारा आंसर है इसका, ठीक है। तो ये हो सकता है आपने आज नई चीज़ पढ़ी हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि विशेष बच्चों को प्रारंभ में ही पहचान करना महत्वपूर्ण होता है। क्यों? गौण निर्योग्यताओं से बचाव के लिए, ठीक है, कि उनको कुछ और बीमारी भी ना हो जाए, या उनको कोई और निर्योग्यता भी ना हो जाए, इसके लिए। ऐसा तो कुछ नहीं होता। अन्य सामान्य बच्चों के अनुरूप बनने संबंधी उन्हें स्व प्रयासों को निरुत्साहित, ठीक है, डिस्करेज करना है बच्चे को, ऐसा तो नहीं है भैया, ठीक है। विशेष विद्यालय में जाने के लिए उन्हें मनाने के लिए नहीं। हमने बच्चे को कर दिया कि बच्चा भैया ये तो हमारे हिसाब का बच्चा नहीं है, ये तो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, इसको हम दूसरे स्कूल में भेज देंगे, इसलिए नहीं होता। उन्हें विशेष स्तर से उभरने में उनकी सहायता करने के लिए यही है। हमें हर बच्चे को हेल्प करना है, चाहे वो कैसा ही बच्चा है, ठीक है। मैंने बताया हर बच्चा हमारे लिए स्पेशल है, ठीक है। जिन बच्चों को ये लगता हो कि भैया डिफरेंटली, जो हम जो डिसेबल बोल देते हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी है या ये चीज़ है। अब एक जगह अगर आप कहीं जाओगे तो वहाँ लिखा होगा डिफरेंटली एबल्ड, तो डिफरेंटली एबल्ड इसलिए लिखा होता है क्योंकि हर बंदा किसी ना किसी वजह से डिसेबल्ड है, ठीक है। कोई तेज भाग नहीं सकता, अगर आप देखेंगे तो वो भी तो फिजिकली डिसेबल है, ठीक है। अगर आप पुशअप नहीं मार सकते और कोई बच्चा पुशअप मार सकता है, तो इसका मतलब आप उसके सामने डिसेबल्ड हो, ठीक है। अब कोई बच्चा नहीं देख सकता, देखने में और ना देखने में फर्क की साइड का ही तो है, देखने का ही तो है। किसी बंदे की आंख कमजोर है, वो एक जगह तक नहीं देख सकता, उसके चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, तो वो भी तो डिसेबल हो गया इस हिसाब से। कोई बच्चा मैथ नहीं कर सकता, वो भी डिसेबल हो गया। आया समझ में? हर बच्चा हर तरह से हमारे लिए देखा जाए तो दुनिया में हर कोई डिसेबल है, लेकिन हर बच्चा हमारे लिए स्पेशल है, हर बच्चा हमारे लिए अलग है। हम हर बच्चे को एक स्पेशल हेल्प करेंगे बच्चे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए, भिन्न रूप से कक्षा सक्षम बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? बताओ भाई इसका। उनके व्यवहार को नियंत्रित करना गलत है, ग्रेड्स में सुधार करना नहीं, उनके कौशलों का संवर्धन करना यही करना है, उनकी पीड़ा को कम करना है। ऐसा तो कुछ नहीं होता, पीड़ा कुछ नहीं होती। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सेकंड, ये क्या हुआ? चलिए, अब देखो, अभी तक हम पढ़ रहे थे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या था? जो हर बच्चे को हेल्प करता है। विशेष शिक्षा क्या है? स्पेशल एजुकेशन, जो बस स्पेशल बच्चों को ही हेल्प करती है, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को हेल्प करती है, जिसको आप डिसेबल्ड कह देते हो कई बार। कहने की सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, ये तो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में था, इसमें नहीं था। सामान्य शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए भिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की सहायता करते हैं, वही डिफरेंटली एबल्ड है ना बच्चों को, उनकी हेल्प करती है, यही हमारे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये कोई एक स्पेशल स्किल ही सिखाते हैं वो लोग वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि विजुअली चैलेंज स्टूडेंट विल गेट मैक्सिमम सपोर्ट। चाक्षुक रूप से जो देख नहीं सकता, आपके हिसाब से उसका अधिगम सहयोग कैसे होगा? उनका सीखना शिक्षक द्वारा चर्चा करने के माध्यम से हो सकता है, कि जो आप चर्चा कर रहे हो ना, उसके हिसाब से वो सीख लेगा बच्चा, ठीक है। चर्चा से आप सीख सकते हो थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उनकी जीवित रहने की रणनीतियाँ मजबूत होंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो पता नहीं कैसा सा ऑप्शन दे दिया। समवयस्कों में से अधिकतम सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें सामाजिक कौशल समृद्ध करना, मतलब उनको ये कहना कि तुम दूसरों से हेल्प मांगा करो, ठीक है, ये भी गलत चीज़ है। सॉफ्टवेयर सहयोगी ब्रेल लिपि उन्हें सिखाई जाए, बिल्कुल सही है, यही चौथा ही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, जिसके अंदर हम बच्चे को हेल्प दिलवा रहे हैं अलग तरह की, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मतलब कि बुक्स दे दी हमने, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर लिया है उसके हिसाब से, मतलब एक अलग से विशेष प्रावधान कर दिया ना अपने बच्चों के लिए, तो वो सही है हमारे लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं।
कह रहे हैं कि गरीबी से पीड़ित बच्चों के साथ व्यवहार करते समय विद्यालय को क्या करना चाहिए। ठीक है, सही ध्यान के लिए उन्हें पृथक करते हुए, अलग कर दिया हमने तो गलत चीज़ है भाई। व्यवहार के उच्च मानकों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उनसे अपेक्षा करना, गलत है ये चीज़ भी। नियमित रूप से विद्यालय में नए आने वाले कारणों को बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए, गलत है ये भी। शिक्षार्थियों को उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ताकि वे अपने आत्मसम्मान को दृढ़ करने की कुशलता विकसित कर सके, बिल्कुल सही है। चौथा ही हमारा ऑप्शन है, यही हमारा सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए, गलत है ये चीज़। बच्चों की शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए, नहीं, गलत है ये चीज़ भी। शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता होती है, यही चीज़ है। हमें किसी बंदे को दया नहीं दिखानी, लेकिन हमें संवेदनशील जरूर रहना उस चीज़ के लिए, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है। ठीक है, मैंने बताया था सेंसिटिव जरूर रहना हमें। ठीक है, समान अनुदेशन देने और व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान न देना, भैया इस पे ध्यान क्यों नहीं देना, ध्यान तो हमें देना इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, अगर आप सेंसिटिव होगे तो आप इसके ऊपर ध्यान दोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, स्पेशल नीड वाले बच्चों को क्या करें, कोई शिक्षा नहीं दी जाए, गलत चीज़ है। केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ये भी गलत है। अलग करने के लिए विभिन्न विद्यालयों में रखें, ये भी गलत है। विशेष व्यवस्था वाली नियमित ढांचे में शामिल करें, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वे विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचों में शामिल करें, ये सही है हमारा। ठीक है, जहाँ पे हम उनके लिए एक विशेष व्यवस्था कर सकें, वो चीज़ चाहिए हमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे भाई। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसका मतलब आपके जो पेपर 1 में आए थे अभी तक जितने भी आए थे इंक्लूसिव एजुकेशन के, सब कुछ हो चुके हैं। अब जेंडर के जो क्वेश्चन आते हैं, वो जो टोटल 16 क्वेश्चन थे, तो एक तरह से 10 हम आज कर लेंगे, 6 अगले दिन हो गए, और इस तरह से 40 हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो इसके अंदर जो जेंडर के बारे में क्या कहा जाएगा, जेंडर के बारे में मेनली 2-4 चीज़ें ही होंगी जिसके अंदर वो एक तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार उनका करता होगा। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है ना, वो वाली क्रैश कोर्स वाली जिसके अंदर जेंडर मैंने बताया, तो आप आराम से कर लेंगे, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या कह रहे हैं कि लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों को चयन करें, मतलब ऐसा करें कि भाई हमने तो, हमारे यहाँ तो कोई जेंडर बायस है ही नहीं, हम तो क्या करते हैं, हम तो है ना, जो हमारे म्यूज़िक है, म्यूज़िक के अंदर हम लड़कियों को तो करवाते ही नहीं है, हम तो लड़कों को ही भेजते हैं, ऐसा तो नहीं है भाई। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान, बिल्कुल सही बात है। मेटाकोग्निशन ऑफ देयर जेंडर बेस्ड बिहेवियर बाय टीचर, मतलब मैं खुद से पूछूंगा कि क्या मैं ये काम करता हूँ क्या, कि मेरे अंदर भी जेंडर बायसनेस है क्या, तो मैं खुद से ये चीज़ पूछूंगा। तो ये चीज़ सही है। पुरुष एवं महिला शिक्षकों की संख्या समान भर्ती करना, ऐसा भी, ये भी गलत है। विद्यालयों में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, गलत है ये चीज़ भी। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, अब हो सकता है कई बच्चे इसके ऊपर, या कई हमारे स्टूडेंट होंगे इसके ऊपर, उनको ना पता हो, मेल ठीक है, जब मेल बच्चे होते हैं उनके साथ ये दिक्कतें रहती हैं। जैसे मैं अपना भी बताऊँ तो एक एग्जाम्पल मैं कई बार देता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर भी, कि कई बार ऐसा उनको फ़र्क नहीं पता होता इक्विटी और इक्वालिटी में। ठीक है, इनके अंदर एक फ़र्क होता है। देखो आपको 2 बंदों को इक्वल करना है ना, तो आपको इक्वल उनको अवसर देने पड़ेंगे, उनके लिए परिस्थितियाँ समान करनी पड़ेंगी, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होगा एक बंदे के लिए तो बहुत बढ़िया परिस्थिति हैं और दूसरे बंदे के लिए परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, तो आप वहाँ उनका करवा रहे हो, वहाँ उनका कंपटीशन करवा रहे हो, समझ रहे हो। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो मान लो जैसे अभी बात कर रहे थे कि कोविड में अभी एग्ज़ाम ले लो किसी बच्चों के, यार इस तरह के हैं, तो कुछ बच्चे तो एग्ज़ाम के सेंटर तक नहीं जा सकते। ठीक है, और दूसरे बच्चे जो कह रहे हैं, जो जा सकते हैं, भैया एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहे, एग्ज़ाम ले लो, बराबर है ये चीज़, तो हम तो उनको भी कह रहे हैं तुम भी एग्ज़ाम देने आओ, लेकिन वो तो जा ही नहीं सकते ना भाई। ठीक है, इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि लेडीज़ कोच क्यों बनाए मेट्रो के अंदर, या लेडीज़ सीट क्यों रखी मेट्रो के, ये बस वगैरह के अंदर लेडीज़ सीट हम क्यों रखते हैं, तो भाई वो लेडीज़ सीट इसलिए होती हैं क्योंकि
लोग कहते हैं, मेनली मैं बॉयज़ के बारे में कहता हूँ, बॉयज़ ये कहते हैं कि महिलाएं और जब पुरुषों की बात करती हैं तो हम ये कहते हैं इक्वल इक्वल मानना जाए उनको, ठीक है। तो भैया वो जो इक्वल मानना है उसका मतलब ये होता है कि आप ये मत कहो कि ये काम तो बस लड़के ही करेंगे, ये काम लड़कियां नहीं करेंगी, ठीक है। यही जो सोच है ना, यही हमें बदलनी है कि रात को 10 बजे के बाद अगर लड़का आएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लड़की घर में घुस नहीं सकती 10 बजे के बाद, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि फिर इसका मतलब तो भैया लड़कियों के लिए जो चीज़ है ना, लड़कियों को हम एक्स्ट्रा सीट क्यों देते हैं। तो भैया देखो, कुछ फिजिकल जब हम बात करते हैं, विशेष प्रावधान, जब मैं स्पेशल एजुकेशन की बात करता हूँ तो मैंने क्या बोला कि हमें विशेष प्रावधान देने हैं। तो जब हम अपने क्लास के अंदर जो हमारा बच्चा देख नहीं सकता, उसको हम अगर ब्रेल की बुक दे रहे हैं, उसके लिए विशेष प्रावधान कर रहे हैं, तो अगर आपकी मम्मी आपकी बहन 1 महीने में खून बहाती हैं एक बार, ठीक है, 3-4 दिन तक, और अगर उस टाइम पे उनके लिए हमने कर दी, सीट रिजर्व कर दी, तो कौन सा गलती कर दी ये बताओ ना। आप क्या सोचते हो, आप ये सोचते हो कि वो कोई और औरत है या वो कोई और लड़की है। कभी अपनी मम्मी के साथ में बस में ट्रैवल करके देखो, अगर वहां उनको सीट नहीं मिलेगी तो आप ये सोचोगे कि भैया इनको मिलनी चाहिए। आया समझ में। भाई लड़का तो इस तरह का होना चाहिए ना, जो मैं खुद हूं, अगर मुझे ऐसा लगता है, मैं बेशक लेडी सीट पे नहीं भी बैठा, मैं नॉर्मल सीट पे बैठा हूं, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भाई बड़ी बुजुर्ग आ गई हैं या फिर कोई इस तरह की है जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं खड़ा होकर उसको सीट दे देता हूं। तो ये होनी चाहिए, ये इक्वलिटी है भाई, ठीक है। कि अगर आपको आप एक फील्ड बनाओ ना इक्वल उनके लिए, ठीक है, क्योंकि हमें भी पता है, हम फिजिकली अगर देखा जाए, जो कहते हैं कि फिजिकली स्ट्रोंग स्ट्रोंग स्ट्रोंग, ठीक है, तो स्ट्रोंग आप भागे देखो 1 महीने में 3-4 दिन खून, आपको पता चलेगा आप कितना स्ट्रोंग हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ थी मेरी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो रूढ़िबद्धता है उसको खत्म करने के लिए, और टीचरों को बच्चों को यही सिखाना पड़ेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ये देखो भाई, कह रहे हैं कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। कह रहे हैं अपारंपरिक भूमिकाओं में रखेंगे तो चलो भाई पॉजिटिव हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं करा कि खेलने के लिए बस बार बार लड़कों को भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं है, हमने अपारंपरिक उनमें रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं अच्छे लड़की और अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को अच्छे कार्यों की करने की सलाह देंगे। ये नहीं है, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करेंगे। ये तो गलत हो गया ना, तुम तो कुश्ती कर ही नहीं सकती, ठीक है। अब देखो, एक पिछले वाले ऑप्शन में ये था कि हम संगीत में भाग लेने के लिए केवल लड़कों को कहेंगे, ठीक है, तो वो भी गलत चीज़ थी। हमें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी रखनी है ना, कि भैया कोई भी आके भाग लो। हम अगर मान लो संगीत में केवल लड़कों को भाग लेने के लिए कह रहे हैं, तो वो लड़कियों के लिए वो चीज़ खराब हो गई है भाई, ठीक है। तो उसमें आप कैसे कह सकते हो वो लड़कों के लिए चीज़ ठीक है, मतलब क्योंकि आप उधर झुक गए ना, लड़कों की तरफ झुक गए ना, तो ये चीज़ भी गलत है कि कुश्ती में आपने लड़कियों को भाग लेने से मना कर दिया। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अरे भैया सबको प्रोत्साहित करो ना, केवल लड़कों को क्यों प्रोत्साहित कर रहे हो। तो यही है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए छात्राएं क्या कह रहा है, कह रहे हैं गर्ल्स स्टूडेंट गणित के सवाल अच्छे से सीखते हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाए। कह रहे हैं लड़कियों के बारे में, ठीक है भाई। अगर आपने अभी देखी हो, हमारी वेब सीरीज आई थी एक, अगर मैं बताऊं शकुंतला देवी, हो सकता है आप लोगों को अभी पता चला हो इसके बारे में, लेकिन कभी मैं जब 9th-10th में पढ़ता था तो हमारे टीचर हमको बताते थे, मैथ्स वाले, उनके बारे में कि भाई उनके बारे में ये है। अभी वो फेमस हो गई हैं वेब सीरीज़ के आने के बाद, ठीक है, लेकिन वो फेमस पहले से ही थी। तो वो लड़कियां थी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैथ्स में लड़कियां कमज़ोर होती हैं। ये धारणा जो है ये गलत है। अपनी उम्र की लड़कों की तरह मैथ में अच्छा करती हैं, बिल्कुल सही है। यही मैं मानता हूँ कि वो इक्वल होती हैं भाई। वो ये नहीं होता कि वो अच्छी नहीं होंगी या वो इस तरह का नहीं करेंगी। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणा को कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है। गलत है ये चीज़ भी, ठीक है। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदे में हर तरह की क्षमताएं अच्छी होती हैं, बस ये होता है कि वो ध्यान कितना दे रहा है उस चीज़ के ऊपर। ये बात रखना, समझ रहे हो। अगर किसी लड़की का
मैथ्स कमज़ोर है तो वो इस कारण नहीं है क्योंकि वो लड़की है, वो इस कारण से है क्योंकि कभी उसने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जिसने ध्यान दिया वो आज शकुंतला देवी है, देख लो। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी अगर मैं बताऊँ 6 to 10th तो हमारी जो टीचर थी मैथ्स की वो फीमेल ही थी। ठीक है, अमिता मैडम थी हमारी टीचर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 52 का 1, हाँ जी, तो ये हो गया था। नहीं ये नहीं, ये रह गया शायद। कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद क्या करता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ क्लासरूम, मतलब कि ये क्या करता है? ठीक है, लिंग विभेद करने से क्या हो जाएगा क्लास के अंदर? डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता, ये परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है बच्चे की को। ठीक है, फिर ये कह रहा है मे लीड टू डिमिनिश्ड इफेक्ट ऑफ, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये परफॉर्मेंस को नेगेटिव करता है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि लड़कियों के विशेष में कुछ कथन नीचे लिखे गए हैं। ठीक है, कि लड़कों के बारे में कुछ कहा गया है, लड़कियों के बारे में कुछ कहा गया है, तो आप बताओ क्या क्या होना चाहिए। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह कार्य पढ़ाया जाना चाहिए, तो गलत है। लड़कियों, हर बंदे को हर कुछ सिखाओ ना, ऐसी बात क्या है। लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, गलत चीज़ है भैया, ये तो करती हैं, ये एक स्पेशल चीज़ नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जो थोड़ा आपकी जो सोच को बदल रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 ही है। वैसे यहाँ अगर मैं बताऊँ मेरे हिसाब से ये ऑप्शन भी पूरी तरह से सही नहीं है। यहाँ ये होना चाहिए हर किसी को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, यहाँ केवल लड़कों को लिख दिया है, पर शायद जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है वो हमसे यही आंसर चाहता है। कह रहे हैं कि अध्यापिका एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष कहती है। ठीक है, कि चेयरपर्सन कहती है, चेयरमैन नहीं कहती, क्योंकि चेयरमैन आपका देखा जाए तो जेंडर लैंग्वेज है आपकी, किसी एक जेंडर को दिखाती है कि ये लड़का है। ठीक है, और ये वाला है ये जेंडर फ्री लैंग्वेज है, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया आपका सेकंड, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। जब शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से बेहतर हैं, तो वो क्या है? वो जेंडर बायस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, तो सही है। ठीक है, जेंडर बायस है वो। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। गलत है ये चीज़ कहना, तो इसका मतलब लड़कियों का क्या व्यवहार गलत होता है क्या? ठीक है, ऐसा तो नहीं है। लड़के लड़की के व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, गलत है। लड़के लड़कियों के भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, यही चीज़ है, समझ रहे हो, यही चीज़ है हमारी। नेक्स्ट पे चलते हैं। लिंग क्या है? देखो भाई, दो चीज़ें होती हैं अगर मैं बताऊं। जेंडर, इसमें आप इंग्लिश में सही समझ पाओगे, एक होता है सेक्स और एक होता है जेंडर। जेंडर हमारा होता है जो सोसाइटी में होता है, और सेक्स हमारा होता है जो बायोलॉजिकल होता है। ठीक है, मान लो एक लड़की है, ठीक है, लेकिन वो जो हमने बढ़ाई है, यानी कि जो उसको समाज में जिस तरह से दिखाया है वो बेटी की तरह दिखाया है। जैसे आपने कोई एक आध सीरियल वगैरह भी देखा होगा जिसमें लड़की को लड़के की तरह ही दिखाया गया है, उसको लड़के की तरह ही पाला है, तो उसके हिसाब से जो उसका जेंडर होगा वो तो लड़का होगा। आगे समझ में? और जो सेक्स है उसका एक्चुअली वो लड़की है, समझ रहे हो? तो ये लड़के और लड़की का जो फर्क होता है, बायोलॉजिकली जो फर्क होता है वो तो सेक्स है, लेकिन जो सोशल है, सोशली अगर हम किसी को लड़का या लड़की कहते हैं तो वो हमारा एक तरह से जेंडर होता है। अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो सेक्स तो 3 होते थे, लेकिन जेंडर वाले फॉर्म के अंदर केवल 2 ही जगह होती थी। ठीक है, लड़का या लड़की। तो जो हमारा थर्ड जेंडर था, अब जिसको ट्रांसजेंडर कहने लगे हम, ठीक है, वो हमारा सेक्सुअली तो वो अलग होती थी, वो चीज तीसरी अलग होती थी। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते थे तो उनको कॉलम में लिखना पड़ता था, या वो लड़के हैं या वो लड़की हैं, ये उनको लिखना पड़ता था। लेकिन अब तीसरा कॉलम भी आ गया है जिसके अंदर वो लिख सकते हैं ट्रांसजेंडर। आगे समझ में? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जो हमारा जेंडर है वो हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है, और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल एंटिटी है।
आगे समझ में। चलिए भैया, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।